हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ सॉल्यूशन। और आज हम पढ़ने वाले हैं आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। तो क्या होता है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन? देखो, क्लास 11th में हमने आइडियल शब्द सुना था। कहाँ पे? गैसेस स्टेट में। आइडियल गैस क्या होता है? आइडियल गैस, आइडियल गैस वो होता है जो हर तरह के गैस लॉ को मानता है। उसी तरह सॉल्यूशन के केस में जो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को मानते हैं वो क्या कहलाते हैं? आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। और जो सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को नहीं मानते हैं वो क्या कहलाते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, सॉल्यूशंस व्हिच ओबे राउल्ट्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। और यहाँ पर आइडियल सॉल्यूशन के लिए कुछ बातें लिखी हुई हैं, जैसे कि पहला लिखा हुआ है कि कोहेसिव फोर्स बराबर एडहेसिव फोर्स। दूसरा लिखा हुआ है कि डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग बराबर 0, यानी कि जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे लिक्विड ए और लिक्विड बी को मिलाकर तो कोई भी वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग बराबर 0, यानी कि जब ए और बी को लिक्विड को हम मिला के सॉल्यूशन बनाएंगे तो कोई भी हीट चेंज नहीं होना चाहिए। अब सबसे मेन यहाँ पर यही है कि कोहेसिव फोर्स बराबर एडहेसिव फोर्स। ये पॉइंट हमको समझ में आ जाए तो बाकी सब चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएंगी। चलिए, तो अब देखते हैं कि कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स का मतलब क्या होता है। देखो, जब सेम तरीके के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो उस अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और दो डिफरेंट तरीके के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सपोज करो कि एक लिक्विड ए है, उसमें हमने लिक्विड बी को ऐड कर दिया तो एक सोल्यूशन बन गया जिसमें ए और बी दोनों पार्टिकल्स मौजूद हैं। अब हम बात करते हैं लिक्विड ए की। वहाँ पे कौन से पार्टिकल प्रेजेंट है? केवल ए के पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो वहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ए और ए के बीच में होगा, तो वो कैसा अट्रैक्शन कहलाएगा? कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेम तरीके से बी में भी कहाँ अट्रैक्शन है? बी और बी के बीच में है, तो वो भी क्या कहलाएगा? कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाएगा। और सोल्यूशन की बात करें तो उसमें ए और बी दोनों मौजूद हैं, तो वहाँ पे अट्रैक्शन ए और बी के बीच में होगा, मतलब दो डिफरेंट तरीके के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन। तो वो कैसा अट्रैक्शन कहलाएगा? एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और आइडियल सॉल्यूशन में ये सारे के सारे फोर्सेस क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मतलब जितना कोहेसिव फोर्स होता है उतना ही एडहेसिव भी फोर्स होता है। ना तो पहले के मुकाबले अट्रैक्शन घटा ना तो बढ़ा, यानी फोर्स बिटवीन ए बराबर फोर्स बिटवीन बी और बराबर फोर्स बिटवीन ए बी, यानी ए के पार्टिकल्स के बीच में जितना अट्रैक्शन था उतना ही बी के बीच में भी, और उतना ही सॉल्यूशन बनने के बाद भी है ए और बी के बीच में अट्रैक्शन। ठीक है, अब चलिए दूसरी पॉइंट को देखते हैं, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग बराबर 0। अब ये चीज़ जो डेल्टा वी मिक्सिंग बराबर 0, ये भी यहीं से गवर्न होती है। तो सबसे पहले तो डेल्टा वी मिक्सिंग बराबर 0 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि सपोज करो हमने 1 लीटर लिक्विड ए लिया और 2 लीटर लिक्विड बी लिया और हमने क्या बना दिया? सॉल्यूशन बना दिया। तो अब ये जो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है ये कितना होना चाहिए? ये 3 लीटर होना चाहिए, तभी आइडियल होगा ये सॉल्यूशन। मतलब 1 लीटर प्लस 2 लीटर बराबर 3 लीटर। और या फिर हम ऐसे कहें कि 3 - 3 बराबर 0। तो ये 0 आ रहा है, इसका मतलब डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग बराबर 0 है। अगर ये 1 + 2 बराबर 3 नहीं आता, 3 से थोड़ा सा ज़्यादा या 3 से थोड़ा सा कम आता, तब क्या होता? वो नॉन आइडियल सोल्यूशन हो जाता। ठीक है, अब 3 से ज़्यादा आता कि कम आता तो उसको हम डील करेंगे नॉन आइडियल में, जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन की बात करेंगे। ठीक है, अब डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग बराबर 0 कैसे आया? तो देखो, पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन जितना पहले था अब भी उतना ही है। सॉल्यूशन बनने से पहले जितना था अब भी उतना ही है, सॉल्यूशन बनने के बाद भी उतना ही है। तो पार्टिकल्स जितने दूरी पर पहले थे अब भी उतने ही दूरी पर मौजूद होंगे कि नहीं? मतलब जितने दूरी पहले फ्री फॉर्म में थे पार्टिकल्स, जब ए और बी अकेला मौजूद था तो वहाँ पे जितने दूरी पर पार्टिकल्स मौजूद था, अब सॉल्यूशन बनने के बाद भी ए और बी के बीच में उतनी ही दूरी है कि नहीं? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही है, ना तो पहले के मुकाबले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा ना तो घटा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा होता तो मॉलिक्यूल सपोज करो पहले इतने पास थे ए और बी में, ठीक है, तो अगर सॉल्यूशन बनाते समय अट्रैक्शन बढ़ा तो ये पार्टिकल थोड़े से नज़दीक आ जाते, और अगर अट्रैक्शन सॉल्यूशन में बनाने के बाद घटा होता तो पार्टिकल थोड़े से दूर चले जाते।
लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही है, पार्टिकल्स उतनी ही दूरी पर हैं। तो पहले जितना वो जगह घेरते थे या पहले जितना ऑक्यूपाई करते थे वॉल्यूम, अब भी तो उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। मतलब जितना वॉल्यूम लिक्विड ए और बी का ऐड करने पर आता था, अब सोल्यूशन बनने के बाद भी तो उतना ही वॉल्यूम आएगा। तो इनिशियल वॉल्यूम बराबर फाइनल वॉल्यूम, तो वॉल्यूम चेंज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस वजह से क्या होता है, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग बराबर जीरो होता है। अब तीसरी बात करते हैं, हीट चेंज ऑफ मिक्सिंग बराबर जीरो, यानी डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग बराबर जीरो। ये भी देखो यहीं से गवर्न होता है। देखो पार्टिकल्स को तोड़ने में, मतलब पार्टिकल्स, या फिर हम ऐसे सिंपली बता देते हैं कि बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी हमको देना होता है, और बॉन्ड जब बनता है तो एनर्जी रिलीज होता है। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, हम लिक्विड ए को लिक्विड बी में ऐड कर रहे हैं, तो सोल्यूशन बना रहे हैं जिसमें ए और बी मौजूद है। यहाँ पे क्या अट्रैक्शन है, ए और ए के बीच में। यहाँ पे कौन सा अट्रैक्शन है, बी और बी के बीच में। यहाँ पे कौन सा अट्रैक्शन है, ए और बी के बीच में। अब देखो हमको क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे ए और बी के बीच में अट्रैक्शन बनाना है, तो ए और बी के बीच में जो अट्रैक्शन उसको तोड़ेंगे, तब जाके ए और बी के बीच में अट्रैक्शन होगा। तो देखो यहाँ पे हर फोर्स क्या है, समान है। तो यहाँ पे सपोज करो कि 10 जूल का हमको एनर्जी लगा इस ए को तोड़ने में, और यहाँ पर भी 10 जूल का एनर्जी हमको लगा तोड़ने में बी और बी को। अब यहाँ पर जो ए और बी के बीच में जो नया अट्रैक्शन हुआ, इसमें क्या होता है, 20 जूल की एनर्जी रिलीज्ड हो गई। रिलीज्ड मतलब हमारा खर्च कितना हुआ, ब्रेकिंग के दौरान कितना खर्च हुआ अट्रैक्शन को कम करने के लिए, 20 जूल, और नया अट्रैक्शन बनने में कितना एनर्जी निकला, 20 जूल। तो जितना हमने दिया उतना निकल भी गया, तो डेल्टा एच क्या होगा, ओवरऑल तो कोई चेंज नहीं होगा। यही होता है डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग बराबर जीरो। ठीक है, चलिए अब इसको नोट कर लो, फिर इसके बाद हम इसमें एक ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, इसको नोट करो। आइए अब आइडियल सोल्यूशन के लिए ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। तो आइडियल सोल्यूशन के लिए क्या होता है, पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और पी बी बराबर पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, और पी टोटल जो होता है पी ए प्लस पी बी। भाई यही दोनों तो राउल्ट्स लॉ है, और बीच में इक्वल का साइन है, इसका मतलब राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब ये आइडियल सोल्यूशन है। अब इसी का और इसी का हमको ग्राफ बनाना है, और किस फॉर्म में दिख रहा है, y बराबर एम एक्स का फॉर्म, ये भी y बराबर एम एक्स का फॉर्म, यानी सिंपल सा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनने वाला है। तो हम अपने एक्सिस को बना लेते हैं, ये रहा y एक्सिस और ये रहा x एक्सिस। ठीक, y एक्सिस पे हम क्या रख रहे हैं, वेपर प्रेशर, और x एक्सिस पर क्या रख रहे हैं, मोल फ्रैक्शन। यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ए का हम मान रहे हैं जीरो, बी का भी जीरो मान सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब ए का जीरो मानेंगे तो बी का कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि दोनों का मोल फ्रैक्शन का सम तो 1 ही होता है ना। तो यहाँ पे बी का क्या हो जाएगा, 1 हो। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन ए का अगर जीरो है तो ऐसे ऐसे मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है। किसका बढ़ रहा है, ए का। कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा। और उसी तरह बी का क्या हो रहा है, 1 है, मैक्सिमम है, 1 से ज़्यादा तो किसी का मोल फ्रैक्शन हो नहीं सकता। मोल फ्रैक्शन बी का क्या होगा, जैसे जैसे ए का भाई मोल फ्रैक्शन कुछ आता जा रहा है तो बी का तो घटता जाएगा। सपोज करो ए का मोल फ्रैक्शन यहाँ पे 0.5 आ गया बीच में, तो दोनों का सम क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, तो बी का भी क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। तो लेफ्ट से राइट ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, और लेफ्ट से राइट मोल फ्रैक्शन बी का घट रहा है, या फिर हम कहें मोल फ्रैक्शन बी का राइट टू लेफ्ट बढ़ रहा है। ठीक है, चलो अब देखते हैं, जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन ए का बढ़ेगा वैसे वैसे पार्शियल प्रेशर ए का भी बढ़ेगा स्ट्रेट लाइन में। तो हम बढ़ाते हैं, हम स्ट्रेट लाइन में पार्शियल प्रेशर ए का बढ़ा रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में पार्शियल प्रेशर ए का बढ़ा रहे हैं। और कहाँ तक बढ़ेगा ये पार्शियल प्रेशर ए, कहाँ तक बढ़ेगा, जहाँ पर एक्स ए का वैल्यू यानी मोल फ्रैक्शन ए का मैक्सिमम हो। और मोल फ्रैक्शन किसी का भी मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। और जब मोल फ्रैक्शन ए का 1 हो जाएगा तो पी ए कितना हो जाएगा, पी नॉट ए हो जाएगा। ठीक है, तो हम सपोज करते हैं कि यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ए का कितना हो गया, 1 हो गया, तो यहीं पर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। ठीक,
यही क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। और मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा, पी नॉट ए। कहाँ तक गया पी ए का वैल्यू कहाँ तक गया, पी नॉट ए तक गया। ठीक, अब उसी तरह इधर से इधर आने पर मोल फ्रैक्शन बी का क्या हो रहा है, 0 से यहाँ पर क्या है, मोल फ्रैक्शन बी का 0 है। अब इधर आते आते 1 हो जा रहा है, यानी बढ़ रहा है। अब मोल फ्रैक्शन बी का जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे पार्शियल वेपर प्रेशर बी का भी बढ़ रहा है स्ट्रेट लाइन में। तो इसको भी हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है, ये बढ़ रहा है। ठीक, ये हो गया। अब ये कहाँ तक जाएगा, जहाँ पे मोल फ्रैक्शन बी का मैक्सिमम हो जाए। मोल फ्रैक्शन बी का मैक्सिमम कितना है, 1। और कितना आएगा जब इसको 1 रखेंगे, तो पी बी बराबर पी नॉट बी। ठीक, तो ये मैक्सिमम वैल्यू पी नॉट बी। ठीक, ये स्ट्रेट लाइन है, थोड़ा टेढ़ा हो गया, बना लेना। ठीक है, तो ये किसका ग्राफ था, ये ग्राफ था पी बी बराबर पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। और ये किसका ग्राफ था, पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। और जो टोटल वेपर प्रेशर सोल्यूशन का होगा वो कुछ यहाँ लाई करेगा इन दोनों के बीच में। तो पी टी बराबर पी ए प्लस पी बी। ठीक है, तो ये हो गया ग्राफ। अब हम थोड़ा सा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, आइडियल सोल्यूशन का एग्जाम्पल। अब देखो, आइडियल सोल्यूशन में हमको पता है कि कोहेसिव फोर्स बराबर एडहेसिव फोर्स होता है। तो हमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स लेने हैं जिसमें ऐसे पेयर लेने हैं जिसमें दोनों के बीच में जितना अट्रैक्शन पहले था उतना ही लगभग उतना ही बाद में भी अट्रैक्शन होना चाहिए। यानी कि अगर हम एक पोलर ले रहे हैं तो दूसरा भी पोलर लेंगे, एक नॉन पोलर ले रहे हैं तो दूसरा भी नॉन पोलर लेंगे। और पोलैरिटी में भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, और साथ ही मोलिकुलर मास में भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। क्योंकि मोलिकुलर मास अगर बढ़ेगा तो वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। तो नियरली सेम मोलिकुलर मास का वाला हमको लेना पड़ेगा कंपाउंड, और नियरली सेम पोलैरिटी वाला कंपाउंड हमको लेना पड़ेगा, या फिर दोनों नॉन पोलर हो। ठीक है, तो इसके कुछ फेमस एग्जाम्पल होते हैं, जैसे बेंजीन प्लस टॉलुइन। ठीक है, दोनों ही क्या है, नॉन पोलर है, और दोनों में मोलिकुलर मास का भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, ये हो गया। एक हो गया ब्रोमोबेंजीन प्लस आइडोबेंजीन। ठीक, ये सब एग्जांपल्स हैं। अब देखो, ब्रोमोबेंजीन के साथ आइडोबेंजीन ले लिए, लेकिन यहाँ पे क्लोरोबेंजीन प्लस आइडोबेंजीन मत रखना, वो बहुत ज़्यादा अंतर हो जाएगा मोलिकुलर मास में। ये तो जस्ट ऊपर नीचे है ना, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, ये हो गया। और एन हेप्टेन प्लस एन हेक्सेन। ठीक, अब हेक्सेन के साथ ऑक्टेन मत ले लेना, ज़्यादा अंतर हो जाएगा। जस्ट अगल बगल वाला हम ले सकते हैं। और C2H5I प्लस C2H5Br, इसमें भी देखो क्या है, आयोडीन और ब्रोमीन अगल बगल वाले हैं, तो ये भी नियरली सेम, पोलैरिटी भी सेम है और मोलिकुलर मास भी नियरली सेम है। ठीक, और इथेनॉल प्लस मतलब मिथेनॉल प्लस इथेनॉल भी ले सकते हैं। ठीक है, इसमें भी क्या है, मोलिकुलर मास का बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, मतलब एक कार्बन का फ़र्क है। लेकिन मिथेनॉल के साथ प्रोपेनॉल मत ले लेना, नहीं तो वो फिर क्या हो जाएगा, नॉन आइडियल हो जाएगा, मोलिकुलर मास में ज़्यादा अंतर आ जाएगा। चलो इसको नोट करो, फिर इसके बाद हम नॉन आइडियल सोल्यूशन की बात करते हैं। इसको नोट करो। चलिए अब बात करते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन की। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन। यानी कि जो सोल्यूशन राउल्ट्स लॉ को नहीं मानते वो क्या कहलाते हैं, नॉन आइडियल सोल्यूशन कहलाते हैं। अब फॉर अ नॉन आइडियल सोल्यूशन कोहेसिव फोर्स नॉट इक्वल टू एडहेसिव फोर्स, यानी कि फोर्स बिटवीन ए या फिर फोर्स बिटवीन बी जो है वो इक्वल नहीं होगा फोर्स बिटवीन ए और बी के बीच में। यानी कि सॉल्यूशन के बनने के बाद अवश्य ही अट्रैक्शन या तो बढ़ा या तो घटा, लेकिन इक्वल नहीं है जितना पहले था। ठीक है, अब उसी के वजह से डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग भी क्या होगा, 0 नहीं होगा। डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग भी क्या होगा, 0 नहीं होगा। ठीक है, और नॉन आइडियल के लिए पी ए नॉट इक्वल टू पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन है, और पी बी नॉट इक्वल टू पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, और पी टोटल नॉट इक्वल टू पी ए प्लस
PB, तो हर जगह नॉट इक्वल टू आ जाएगा, मतलब या तो ग्रेटर देन का साइन होगा या तो लेस देन का साइन होगा। अब ग्रेटर देन और लेस देन में क्या है, तो इसको हम सीखेंगे अभी पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन में। भाई जो फॉलो नहीं कर रहे हैं वो राउल्ट लॉ से डेविएट तो हो गए, अब पॉजिटिव डेविएशन है कि नेगेटिव डेविएशन, इस बात को हम समझते हैं। तो चलो इसको मिटाते हैं। अब हम हेडिंग डालते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन में कि नॉन आइडियल सोल्यूशन ऐसे नॉन आइडियल जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं। ठीक है, नॉन आइडियल सोल्यूशन showing positive deviation from Raoult's law। ठीक है, राउल्ट लॉ से पॉजिटिवली डेविएट कर गए। अब पॉजिटिव से मतलब देखो यहाँ पर केवल यही है कि क्या करो, पॉजिटिव लगा दो, यहाँ पर क्या करो, इसको ग्रेटर देन कर दो। ठीक है, और इसको भी क्या कर दो, ग्रेटर देन कर दो। ठीक, उसी तरह इसको भी क्या कर दो, PT ग्रेटर देन PA प्लस PB। ठीक है, चलो अब देखो ऐसा हुआ क्यों, ऐसा इसलिए हुआ पॉजिटिव डेविएशन में, ऐसा इसलिए हुआ क्यों। देखो सबसे पहले तो ये समझ लो कि प्रेशर जो है, पार्शियल प्रेशर जो है A का बढ़ गया। बढ़ने का मतलब क्या हुआ, बढ़ने का मतलब ये हुआ कि वेपर ज़्यादा बन रहे हैं पहले के मुकाबले में, और पहले के मुकाबले में अगर वेपर ज़्यादा बन रहे हैं इसका मतलब पहले के मुकाबले पार्टिकल थोड़े से ज़्यादा फ्री हो गए हैं। फ्री होने का तात्पर्य क्या है भाई, फ्री होने का तात्पर्य ये है कि उनके बीच में अब अट्रैक्शन पहले जितना नहीं रहा। इसका मतलब पहले जितना अट्रैक्शन था अब अट्रैक्शन घट गया। तो सबसे पहला तो बात यही आएगा कि फोर्स बिटवीन AB जो होगा वो घट जाएगा, फोर्स बिटवीन AA या फिर फोर्स बिटवीन BB। ठीक है, अट्रैक्शन फाइनल सॉल्यूशन में क्या हो गया, घट गया। तभी तो वेपर ज़्यादा बनने लगे, पार्टिकल्स थोड़े से फ्री होके ज़्यादा उड़ने लगे तो ज़्यादा वेपर भी बनने लगा। और अगर अट्रैक्शन घटा तो पार्टिकल दूर दूर आएंगे तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। यानी डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा 0 से। और डेल्टा H मिक्सिंग की बात करें तो देखो हमने तोड़ने में खर्च किया था A का अट्रैक्शन और B का अट्रैक्शन को तोड़ने में हमने कुछ एनर्जी दिया था। अब बाद में जो सॉल्यूशन बन रहा है वहाँ पर जो अट्रैक्शन था वो क्या हो गया, थोड़ा सा कम हो गया। मतलब जितना हमने तोड़ने में खर्च किया उतना ही तगड़ा अट्रैक्शन वापस से नहीं बना। यानी कि हमने सपोज करो 50 जूल दिया था टोटल को तोड़ने में, 50 जूल हमने दिया था, तो अब कितने का हीट रिलीज हुआ, क्योंकि अट्रैक्शन पहले के मुकाबले घट गया तो सपोज करो 40 का ही क्या हुआ, एनर्जी रिलीज हुआ। यानी ओवरऑल हम कहें तो एनर्जी हमारा 10 जूल का क्या हुआ, एब्जॉर्ब हुआ सिस्टम है। यानी कि एब्जॉर्ब जहाँ होता है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, यानी डेल्टा H क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग भी क्या हो जाएगा, 0 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलो ये हो गया। अब पॉजिटिव डेविएशन के लिए भी हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए हम सबसे पहले आइडियल वाला ही ग्राफ बनाएंगे, फिर उसी में समझेंगे कि इससे अधिक आएगा। ठीक, तो आइडियल में हमने क्या बनाया हुआ था, आइडियल में हमने कुछ इस तरह का बनाया था। ठीक, ये डॉटेड से हम बनाएंगे इसको। ये आइडियल में कुछ ऐसा ग्राफ था, मतलब ऐसे रहता तो ये आइडियल का ग्राफ होता, और उसी तरह ठीक ये होता था तो आइडियल होता था। लेकिन अब ये पॉजिटिव डेविएशन है तो प्रेशर क्या आ रहा है,
पार्शियल प्रेशर ए का भी थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है और पार्शियल प्रेशर बी का भी ज़्यादा आ रहा है और टोटल वेपर प्रेशर सोल्यूशन का भी पी ए प्लस पी बी से ज़्यादा आ रहा है। यानी कि ये देखो क्या होगा, ये जो ग्राफ था ये वाला, ये क्या था, पार्शियल प्रेशर ए को बता रहा था, इस पर लाई नहीं करेगा, इसे थोड़ा सा अधिक आएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर बना लेंगे पॉजिटिव डेविएशन के लिए। ठीक, ये किसके लिए है, ये कंटिन्यूअस लाइन है, किसके लिए, पी ए ग्रेटर देन पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ये जो डॉटेड लाइन है ये तो बराबर वाला लाइन है। ठीक, उसी तरह क्या होगा, हर एक ग्राफ को अपने से थोड़ा सा ऊपर उठा दो, ये भी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। ठीक, ये भी किसका हो जाएगा, पी बी ग्रेटर देन पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक, पॉजिटिव डेविएशन। उसी तरह पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, ये वाला भी थोड़ा सा ऊपर आएगा, तो इसको भी क्या करो, ऊपर बना लो। ठीक, इस पी नॉट के ऊपर मत बना देना। ठीक, ये वाला किसके लिए हो जाएगा, पी टी ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी। यानी कि पहले जितना अट्रैक्शन था, अब बाद का अट्रैक्शन क्या हो गया, उससे मुकाबले कम हो गया। तो अब चलिए कुछ इसके एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, पहले इसको बना लो अच्छे से। ठीक है, चलो अब हमको कुछ ऐसा मॉलिक्यूल लेना है जिसमें जो अट्रैक्शन पहले था, अब दोनों को मिक्स होने के बाद अट्रैक्शन क्या होना चाहिए, घट जाना चाहिए। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल हम लेते हैं और सबसे फेमस एग्जाम्पल ये है साइक्लोहेक्सेन प्लस इथेनॉल, साइक्लोहेक्सेन प्लस इथेनॉल। अब देखो था क्या, इथेनॉल के बीच में मस्त मॉलिक्यूल क्या था, मस्त जो था एकदम अट्रैक्शन था। ठीक, मस्त अट्रैक्शन था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। अब क्या हुआ, हमने इसको मिक्स कर दिया किसके साथ, साइक्लोहेक्सेन के साथ। साइक्लोहेक्सेन ने क्या किया, साइक्लोहेक्सेन पहुंच गया इथेनॉल मॉलिक्यूल्स के बीच में। अब क्या किया उसने जो इथेनॉल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी उसको डिस्टर्ब कर दिया, उसको क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। तो पहले जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग था, अब जब सोल्यूशन बन गया तो अब कुछ अट्रैक्शन कम हो गया कि नहीं, इथेनॉल के बीच में जो मॉलिक्यूल था। तो जाहिर सी बात है पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन कम हो गया, तो थोड़े से पार्टिकल्स दूर दूर चले जाएंगे। ठीक है, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, सोल्यूशन का बढ़ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और भी एग्जांपल ले लेते हैं, एसीटोन प्लस इथेनॉल, एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, H2O प्लस मिथेनॉल, H2O प्लस इथेनॉल। ठीक है, चलो इसको नोट करो। फिर इसके बाद नेगेटिव डेविएशन की भी हम बात कर लेते हैं, इसको नोट करो। चलिए अब बात करते हैं सॉल्यूशंस शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। नेगेटिव डेविएशन यानी कि पार्शियल प्रेशर ए का जो है वो घट जाएगा पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए से, पार्शियल प्रेशर बी का भी क्या होगा, लेस देन होगा पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, और जाहिर सी बात है टोटल वेपर प्रेशर सोल्यूशन का भी घट जाएगा, पी ए प्लस पी बी से कम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर वेपर प्रेशर कम होने का कारण क्या है। वेपर प्रेशर कम होने का कारण तो यही है कि वेपर पहले के मुकाबले अब कम बन रहे हैं। कम क्यों बन रहे हैं, क्योंकि अब जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उतने फ्री नहीं है, यानी कि पहले के मुकाबले अब उनके बीच में अट्रैक्शन क्या हो गया, बढ़ गया। यानी पहले जो अट्रैक्शन था, यानी प्योर लिक्विड ए या प्योर लिक्विड जो बी के बीच में जो अट्रैक्शन था उसके मुकाबले अब अट्रैक्शन क्या हो गया है, सॉल्यूशन के अंदर बढ़ गया। तभी तो वो क्या कर रहे हैं, थोड़े से फ्री कम हो गए हैं, मतलब अब उतने आसानी से नहीं उड़ेंगे जितना इसके पहले उड़ते थे। ठीक है, तो एक बात ये हो गई। अब दूसरी बात करते हैं वॉल्यूम चेंज की। तो वॉल्यूम चेंज, भाई पार्टिकल्स क्या हो गए, लिक्विड के पास आ गए। तो पास आ गए तो जाहिर सी बात है पहले जितना वॉल्यूम था अब उसके मुकाबले सोल्यूशन जब बना उसका वॉल्यूम क्या होगा, थोड़ा बहुत तो कम होगा ही होगा। तो वॉल्यूम चेंज भी क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो, नेगेटिव। ठीक, अब डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग की बात करें, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग। तो डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग यानी कि पहले जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और बी के बीच में था उससे तगड़ा अट्रैक्शन अब ए और बी के बीच में है। इसका मतलब कि हमने तोड़ने के लिए जितना मेहनत किया होगा
अब उससे तगड़ा बॉन्ड बन रहा है अब ए और बी के बीच में, यानी कि उससे ज़्यादा एनर्जी निकला। सपोज करो कि हमने ए और बी को तोड़ने में टोटल 50 जूल का एनर्जी खर्च किया। अब जो ए और बी को हमने जब मिला दिया तो ए और बी का जो बॉन्ड बन रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, वहाँ पर जितना हमने खर्च किया था तोड़ने में उससे ज़्यादा एनर्जी निकलेगी, क्योंकि अट्रैक्शन पहले के मुकाबले बढ़ गया। तो जाहिर सी बात है 50 हमने दिया तो कितना निकल रहा होगा, 50 से ज़्यादा निकल रहा होगा। यानी निकलने वाला हीट ज़्यादा और देने वाला कम। यानी सपोज करो हमने 50 दिया 60 निकल गया तो 10 का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग क्या हो जाएगा, वो भी लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया सॉल्यूशंस शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। अब ग्राफ की बात करें तो यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो जैसे उसको ऊपर बना रहे थे इसको नीचे बनाओ, ये क्या हो जाएगा, ये कुछ नीचे हो जाएगा। ये नेगेटिव डेविएशन के लिए क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। ठीक, ये भी कहाँ आएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा। ठीक है, अब बताने की ज़रूरत नहीं है कौन सा ग्राफ किसका है, ये सब अंडरस्टूड है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। ठीक है, एग्जाम्पल की तो सबसे फेमस एग्जाम्पल आता है ये एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, क्योंकि ये एग्जाम में बोर्ड में अक्सर ये पूछा जाता है कि ये नेगेटिव डेविएशन क्यों शो करते हैं। तो देखो एसीटोन में क्या होता है, ये एसीटोन है और ये क्या है, क्लोरोफॉर्म है, CHCl3। अब देखो होता क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर है। ठीक, लोन पेयर। अब ये जो कार्बन है इसको तीन क्लोरीन, क्या क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अब तीन मिलके क्या कर रहे हैं, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच रहे हैं। ये कार्बन पे तगड़ा पॉजिटिव आ रहा है। अब ये कार्बन अपना जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उसको कम करने के लिए क्या करेगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचेगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचेगा। तो हाइड्रोजन के पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की ज़बरदस्त कमी आएगी, यानी ये ज़बरदस्त डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा और इसके बीच में ऑक्सीजन से क्या होने लगेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगेगा। ऐसा इन दोनों में कोई पहले से मौजूद नहीं था, मतलब ये अट्रैक्शन बाद में आया। पहले जो एसीटोन के मॉलिक्यूल्स थे वो एक दूसरे से वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्टेड थे। मिथनॉल के एक मॉलिक्यूल दूसरे ये क्लोरोफॉर्म के एक मॉलिक्यूल दूसरे क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल से वाया वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था, अट्रैक्टेड था। अब जब दोनों को मिक्स कर दिए तो दोनों मॉलिक्यूल जो हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होने लगे, अट्रैक्टेड होने लगे। अब वंडर वाल फोर्स से तो ज़्यादा अट्रैक्शन होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, तो पहले जितना अट्रैक्शन था उसके मुकाबले अट्रैक्शन अब बढ़ गया। तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, जाहिर सी बात है अट्रैक्शन बढ़ गया तो अब उतने आसानी से उड़ना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये फेमस एग्जाम्पल है। और वाटर के साथ हम स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं, जैसे H2O प्लस HCl, H2O प्लस नाइट्रिक एसिड, H2O प्लस H2SO4। तो ये सब कुछ क्या है, एग्जाम्पल्स हैं, आपको मदद करेंगे। बोर्ड में 1-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक है, इसको नोट करो, फिर लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब हम पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, उसमें हम सॉलिड इन लिक्विड की बात करेंगे। ठीक है, सॉलिड सॉल्यूट होगा और नॉन वोलेटाइल होगा, और लिक्विड हमारा कैसा होगा, वोलेटाइल सॉल्वेंट होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।